अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आसफ़ा। हमारी लेक्चर की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें ओलिगोसैकराइड को डिस्कस करना है, क्योंकि मोनोसैकराइड तक हमारी क्लासिफिकेशन टोटल कंप्लीट हो गई थी। मोनोसैकराइड में हम लोगों ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ था, जिसमें अल्डेहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करें सेकेंड क्लास का नाम है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड, ओलिगो वर्ड का मतलब है फ्यू, सैक्रोन का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुगर मॉलिक्यूल की जो रेंज आएगी वो 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड इंक्लूडेड है ओलिगोसैकराइड के अंदर। कंपैरेटिवली हमारे पास जो मोनोसैकराइड थे वो स्वीट इन अ टेस्ट थे, लेस सॉल्युबल थे वाटर के अंदर, लेकिन यहाँ पर ओलिगोसैकराइड जो है वो लेस स्वीट है और लेस सॉल्युबल होते हैं स्वीट उनके पानी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एक कंपोजिशन देखी जाए ओलिगोसैकराइड की, तो ओलिगोसैकराइड जो है हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोलाइज इस वजह से होंगे हमारे पास, क्योंकि 2 मोनोसैकराइड मौजूद है। 2 मोनोसैकराइड के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का, वो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा बीच दोनों मोनोसैकराइड के बीच में से। नेक्स्ट जो न्यू बॉन्ड आएगी वो कंडेंसेशन के तौर पर हम उसको कंसीडर करेंगे और उसका अलग से एक नाम देंगे, जिसे हम लोग प्रोटीन में दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास 2 मोनोसैकराइड है, मोनोसैकराइड में यहाँ पर आप हेक्सोज शुगर भी ले सकते हैं और पेंटोज शुगर भी ले सकते हैं। मोनोसैकराइड नंबर अगर 2 हम लोगों ने ग्लूकोज लिए हुए हैं तो 2 ग्लूकोज में से भी हाइड्रोलाइज हो सकता है। एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज ले लें तो वहां पर भी हाइड्रोलाइज होगा। अगर आप एक ग्लूकोज को जो है दूसरे गैलेक्टोज के साथ रिएक्शन करवा लें तो वहां पर भी हमारे साथ बॉन्ड लिंकेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 मोनोसैकराइड को लिया गया है। मोनोसैकराइड चाहे कोई भी हो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको कंसीडर करवाया। यहाँ पर देखिए, अगर 2 मोनोसैकराइड के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में सिर्फ क्या बचेगा, हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल के हमारे पास 2 अलग अलग से स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर काउंट किए जा रहे हैं, जहां से हमारे पास ये 2 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस में ऑक्सीजन ऐड होकर वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे यहाँ पर। तो पीछे हमारे पास जस्ट एक ऑक्सीजन रह जाता है। वो ऑक्सीजन जो है 1 और 4 कार्बन पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और 1 और 4 की जो नेचर काउंट की जाएगी उसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये 1 और 4 पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है 2 मोनोसैकराइड के बीच में। अब ऊपर लिंक की बात की गई थी, बॉन्ड की बात की गई थी जो ओलिगोसैकराइड के अंदर आ रहा था। तो ओलिगोसैकराइड के अंदर हमारे पास डायसैकराइड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। डाई का मतलब होता है यहाँ पर, डायमीन होता है 2, जहां पर 2 सैकराइड आपस में मिलकर पूरी नेचर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं रिड्यूसिंग शुगर में और दूसरे को हम लोग लेते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। अब अगर देखा जाए कोई भी कार्बोहाइड्रेट और रिड्यूसिंग शुगर में हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। एक को हम लोग माल्टोज बोलते हैं और दूसरे को लैक्टोज बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में अगर ऑक्सीडाइज और रिडक्शन का प्रोसेस चलता रहे, हाइड्रोलाइज हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स, वहां पर फ्री अल्डेहाइड और कीटोन ग्रुप पाया जाए, तो वहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं उस शुगर को रिड्यूसिंग शुगर के नाम से। अगर सपोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर पर चले जाएं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो खुद अनएबल हो ऑक्सीडाइज होने के लिए, रिड्यूस होने के लिए या फर्दर हाइड्रोलाइज ना होते हों, तो वहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे कि अल्डेहाइड और कीटोन ग्रुप जो फ्री ग्रुप होते हैं ये दोनों एब्सेंट होंगे। एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर उनके बीच में जो हाइड्रोलाइज वाला प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस नहीं होगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो उनको हम लोग कंसीडर करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास काउंट किया जाएगा सक्रोज का। अब सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये तीनों हमारे पास एग्जाम्पल है डायसैकराइड के, लेकिन इनको हमने क्लासीफाई कर दिया है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। अब देखिए, हमारे पास अगर डायसैकराइड के अंदर
जब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर हम उनको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के अंदर हम मेनली ये डिस्कस करते हैं कि फूड का मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर। अब प्लांट की बॉडी में हमारे पास पहला एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर पाथवे बताया जा रहा है कि फूड का पाथवे क्या होगा। तो फूड हमारे पास जो है वो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर बनता है। प्रोसेस हमारे पास वही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास जो लीफ है वो सोर्स है और जो सिंक प्रोसेस हो रहा है वो फ्रूट का हो रहा है। तो यहाँ पर टिश्यू जो काउंट किए जाएंगे या टिश्यू जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास लीफ और फ्रूट वाले होंगे। यहाँ पर 9th क्लास का अगर सिलेबस लिया जाए तो 9th क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं बीट रूट का एग्जाम्पल जो एज अ सिंक फ्रूट के सूरत पर लिया जाता है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। नॉन रिड्यूसिंग शुगर को हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे सक्रोज। सक्रोज हमारे पास प्लांट का जैसे आप बोल सकते स्टोरेज सब्सटेंस है जो हमारी रूट के अंदर लीकोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है। लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है सक्रोज के मॉलिक्यूल के अंदर वही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आएंगे और प्लस में कार्बोनाइल ग्रुप आएगा दोनों शुगर के मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर काउंट की जाएगी। अब सक्रोज के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। इस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के जरिए वो स्टोरेज एनर्जी प्लांट पूरी यूटिलाइज करता है अपने प्रोसेस के जरिए। और प्लस वो जो हम लोग सक्रोज को यहाँ पर एज एग्जाम्पल ले रहे हैं वो अगेन हम यहाँ पर डिस्कस करते चलें कि वो जो है अनएबल होता है ऑक्सीडाइज होने के लिए, लेकिन वो किसी भी रिएक्टेंट के साथ तो वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ कोई भी इंटरमीडिएट रिएक्शन जो है वो नहीं करता है, ना ही उसका कोई इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा तो इंटरमीडिएट कोई मॉलिक्यूल या रिएक्शन भी नहीं होगा, ना ही वो उसके साथ किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सक्रोज हमारे पास सक्रोज की वैल्यू ये है कि वो ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज किया जाता है सोर्स एंड सिंक प्रोसेस के जरिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ रही है। नेक्स्ट क्लास का नाम है पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, सैक्रोन अगेन शुगर को बोलते हैं। अब देखिए डायसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड में हमने स्टार्टिंग में ये बात डिस्कस की कि 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल आ सकते हैं मोनोसेक्राइड के, लेकिन हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड है वो एक्चुअली इंक्लूडेड है हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नंबर 1। तो जब कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से मैक्रोमोलिक्यूल के हिसाब से या पॉलीसेक्राइड या पॉली की नेचर में जब बनता है तो यकीनन उसके पास कंडेंसेशन के लिए 100 to 1000 मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं। तो जाहिर सी बात है जहां पर 100,000 नंबर्स ऑफ मोनोसेक्राइड मौजूद होंगे तो वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस उसके अंदर हो सकता है, मतलब ये प्रूव हो गया। अब सिर्फ हमारे पास मोनोसेक्राइड ऐसा ऑप्शन था जो मोर फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सिंगल मॉलिक्यूल से बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर हमारे पास एग्जाम्पल काउंट करेंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और चिटिन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखें स्टार्च हमारे पास प्लांट के अंदर पाई जाएगी, ग्लाइकोजन एनिमल, मेनली एनिमल स्टार्च भी इसको कहते हैं और ग्लाइकोजन भी बोलते हैं। सेल्यूलोज अगेन प्लांट के अंदर मिलेगा। चिटिन जो है वो भी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली एनिमल्स के अंदर उनके एक्सोस्केलेटन के अंदर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जो नेचर है उसको डिस्कस करती हुई चलूँ मैं। पहले हम लोगों ने ओलिगोसेक्राइड में ये पढ़ा कि हमारे पास अगर 2 मोनोसेक्राइड मौजूद हैं तो 2 मोनोसेक्राइड के बीच में 1 and 4 कार्बन पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्रिएट हो रहा था। यहाँ पर आप देखते हुए जाएं तो हमारे पास जो बॉन्ड है वो एक तो हमारे पास बन रहा है 1 and 4 पर और दूसरा हमारे पास जो बॉन्ड की नेचर आ रही है वो 1 and 6 से। अब 1 and 4 वाला भी बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा और प्लस में 1 and 6 कार्बन वाला भी बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चेन कंसीडर की जाती है हमेशा पॉलीसेक्राइड में वो स्ट्रेट चेन कंसीडर होगी, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो स्ट्रेट ब्रांच चेन हो
दोनों हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब पॉलीसेकेराइड को हम लोगों ने यहाँ पर मैंने 3 क्लासेस में फर्दर क्लासीफाई कर दिया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है स्टार्च, फिर ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। अब यहाँ पर इनके डिफ्रेंसिएशन में भी ये सारे हेल्प आउट कर सकते हैं, कंपैरिजन के अंदर भी और शॉर्ट नोट्स के अंदर भी, ठीक है। तो स्टार्च हमारे पास असल में हायर प्लांट का फूड रिजर्वर है। हायर प्लांट में जो फूड रिजर्व किया जाता है वो स्टार्च की फॉर्म में होगा। अब स्टार्च के हमारे पास 2 टाइप के चेन मिलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अमाइलोज जो हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर आती है, और दूसरी हमारे पास ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन को हम लोग नाम दे देते हैं अमाइलोपेक्टिन का। अब ये अगर देखें अमाइलोज अगर मौजूद है तो वो अमाइलोज की जो सॉल्युबल नेचर है वो हॉट वाटर के अंदर काउंट की जाती है। बाकी अगर हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होता है हॉट एंड कोल्ड वाटर के अंदर। यहाँ पर बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे अगर हम लोग स्टार्च का आयोडीन के साथ, तो हमारे पास ब्लू कलर की एज इंडिकेट ब्लू कलर होगा, और यहाँ पर प्रेजेंस चेक की जाती है स्टार्च की या पॉलीसेकेराइड्स की कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट या कौन सा सब क्लास पॉलीसेकेराइड का प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के अंदर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो ग्लाइकोजन का बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर है स्टार्च की तरह, और स्टार्च को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एनिमल स्टार्च भी इसको बोला जाता है, या इसको कंपोजिशन के हिसाब से सिमिलर स्टार्च जैसा काउंट किया जाता है। नाम इसका ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन भी बोल सकते हैं आप इनको, एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं। अच्छा, इनकी जो प्रेजेंस चेक की जाती है वो होती है अमूमन बैक्टीरिया के अंदर, फंजी के अंदर और एनिमल के अंदर, और एनिमल के स्पेशली लिवर सेल्स के अंदर या लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। अब यहाँ पर लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो जाता है ज्यादती में। हमारे मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम इसका आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे तो आयोडीन हमारे पास यहाँ पर इसको कलर दे देता है ग्लाइकोजन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, रेड कलर, ठीक। तो नेक्स्ट आ जाता है जो लास्ट वन, सेकंड लास्ट के तौर पर सेल्यूलोज काउंट किया जाता है। अब सेल्यूलोज नेचर में अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। अमूमन सेल्यूलोज जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ह्यूमन बीइंग की डाइजेशन के अंदर भी अगर चेक किया जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल्यूलेज एंजाइम की वजह से। अब सेल्यूलोज में भी सिर्फ स्ट्रेट चेन पाई जाती है, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन में भी वो स्पाइरल क्वाइल्ड हो जाए, कंडेंस हो जाए, और कंडेंस होने के बाद वो ट्यूब की फॉर्म में या स्ट्रक्चर में खुद को चेंज कर लेती है। यही ट्यूब सेल वॉल के अंदर जो है प्रेजेंस दिखाते हैं सेल्यूलोज की। अब यहाँ पर ट्यूब्स वगैरह, सेल प्लेट्स वगैरह जो बनते हैं उसमें इनकी कंपोजिशन सेल्यूलोज की पाई जाती है। सेल्यूलोज का कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट इस तरीके से नहीं किया जाता है आयोडीन के साथ। इस वजह से यहाँ पर कलर की जो है, अगर आयोडीन के साथ इसका टेस्ट भी किया जाए तो कलर की जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं पाई जाएगी सेल्यूलोज के अंदर। लास्ट में मैंने यहाँ पर चिटिन को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये भी पॉलीसेकेराइड का फॉर्म है, और इसकी जो कंपोजिशन है ये कंपोनेंट की सूरत पर हमेशा एक्सोस्केलेटन के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि स्केलेटन हमारे पास 3 टाइप के पाए जाते हैं। एक होता है एंडो, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन, और तीसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। यहाँ पर इन सब की जो कंपोजिशन है वो अलग अलग नेचर के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे इंसेक्ट्स, क्रूस्टेशियन, ये बिलोंग करते हैं हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा के पास, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंदर ये इंक्लूड होते हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर देखा जाए चिटिन की कंपोजिशन भी, एक्चुअली इसका जो मोनोमर होता है वो दो जो है डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोल लें, बायोमॉलिक्यूल बोल लें, या मोनोमर्स बोल लें। मोनोमर्स ज़्यादा जो है यहाँ पर सूटेबल रहेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर चिटिन जो है वो अमाइनो एसिड और प्लस में शुगर को मिलाकर जो है ग्लूकोज जो इनका बनता है, इनकी जो नेचर बनती है केमिकल कंपोजिशन की, वो हमारे पास अमाइनो और प्लस में शुगर पर के ऊपर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर इसके अपेंडेजेस के साथ लगा होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो मेनली हमारे पास कंपोनेंट है हमारे अमाइनो एसिड का, ठीक है। क्योंकि पिछले टॉपिक में जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया हुआ था प्रोटीन, तो प्रोटीन में मैंने आपको बताया था कि अमाइनो ग्रुप इंक्लूड होता है, ठीक।
तो अब आ जाते हैं, ये तो सारी इनकी केमिकल कंपोजिशन हो गई, फंक्शन हो गया, बॉन्ड नेचर हो गई, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा टॉपिक टोटल कवर हो जाएगा। रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। नंबर 2 पर कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी जो नेचर है हमारे पास, वो फ्रूट शुगर के अंदर, मिल्क शुगर के अंदर पाई जाती है। बीट रूट को देख लें, वहां पर हमारे पास जो शुगर होता है वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है। हनी, जो हनी बी से प्रोड्यूस होती है, वो उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट शुगर की नेचर में पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाए सक्रोज, ग्लैक्टोज या लैक्टोज के अंदर। लैक्टोज अगेन मिल्क शुगर है हमारे पास, और सीरियल्स वगैरह जितने भी हैं वो डाइसेक्राइड की शुगर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। सेल्यूलोज को देख लें, सेल्यूलोज हमारी प्लांट की सेल वॉल की नेचर के अंदर मौजूद होता है। ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोरिंग सबस्टेंस है। सक्रोज हमारे पास स्टोरेज फूड पार्टिकल्स हैं या कंपोनेंट हैं या मॉलिक्यूल है हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर। ये सारे फंक्शन जो है वो हम लोग असल में डिस्कस करते हैं पॉलीसेकेराइड की नेचर पर। अब यहाँ पर आकर पॉलीसेकेराइड के साथ हमारे तीनों सब क्लासेस जो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, उनके फंक्शन, उनके सब क्लासेस जितने भी डिस्क्राइब करने थे, उनकी ग्लाइकोसाइडिक नेचर बतानी थी, वो आकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल के साथ मिलते हैं। अब आज इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह अज़ वजल वो होगी हमारी लिपिड की क्लास। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसफ़ा किरण। हमारी लेक्चर की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें ओलिगोसेकेराइड को डिस्कस करना है, क्योंकि मोनोसेकेराइड तक हमारी क्लासिफिकेशन टोटल कंप्लीट हो गई थी। मोनोसेकेराइड में हम लोगों ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ था, जिसमें अल्डेहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करें सेकंड क्लास का नाम है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो वर्ड का मतलब है फ्यू, सेक्रोन का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुगर मॉलिक्यूल की जो रेंज आएगी वो 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इंक्लूडेड है ओलिगोसेकेराइड के अंदर। कंपैरेटिवली हमारे पास जो